हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम आपको विजुअल एग्जांपल्स भी देंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होता है? इसके लिए हमने एक रेक्टेंगुलर शेप की यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक हमने बॉडी लिया है। यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है बॉडी को और ये हमारा रेफरेंस प्लेन है। इस प्लेन के जब हम नॉर्मल फोर्स लगाते थे तो हमारा डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता था। हम इस प्लेन के टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे या इस प्लेन के पैरेलल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, सपोज ये फोर्स हमारा क्या है, P है। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में इंटरनल रिएक्शन डेवलप होगी। इंटरनल रिएक्शन इस फोर्स के अपोजिट डेवलप होगा। जैसे कि इसको एनालिसिस करने के लिए अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कट कर लिया, ये हमने यहाँ पे P फोर्स लगाया, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका अपोजिट डायरेक्शन ये होगा, यहाँ पे रिएक्शन आई R। ठीक है, P फोर्स लगा, रिएक्शन आ रहा है। और अगर हम लेफ्ट साइड का भी अगर हम बॉडी को ड्रॉ करें, ये हमारा लेफ्ट साइड का बॉडी था जो कि यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे रिएक्शन लगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन आएगा, रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन, देन यहाँ पे फिर रिएक्शन आएगा R। ठीक है, ऐसे हम बॉडी का जो है क्रॉस सेक्शन कट करके एनालिसिस करते हैं। ये हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं इसको एनालिसिस करने के बाद कि अगर यहाँ पे हमने P फोर्स लगाया है तो यहाँ पे जो सपोर्ट है, जहाँ पे हमने बॉडी को फिक्स कर रखा है, इसके एंड पे क्या आएगा, यहाँ पे भी रिएक्शन आएगी। अब ये जो रिएक्शन आ रहा है ये प्लेन के क्या है, टेंजेंशियल है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, शियर फोर्स कहते हैं। जो हमारा P एक्सटर्नल फोर्स लगा, इसके करेस्पॉन्डिंग क्या हुआ, यहाँ पे शियर फोर्स प्रोड्यूस हुआ R। और इस शियर फोर्स के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा, शियर स्ट्रेस आएगा। फोर्स हमारा डायरेक्ट फोर्स है, डायरेक्टली फोर्स अप्लाई हो रहा है बॉडी पे, इस वजह से इसको कहते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारा जो शियर फोर्स के कारण जो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। ये क्लियर हो गया। अब हमारा टॉपिक क्या है, शियर स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस को डिनोट कैसे करते हैं, शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ से। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जनरली हम mm स्क्वायर में डील करते हैं। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। अब इतना तो हमें समझ में आ गया, एक्सटर्नल फोर्स लगा, इंटरनल रिएक्शन डेवलप हुई जिसको हमने शियर फोर्स कहा, और इस शियर फोर्स के करेस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस आया। अब शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, शियर फोर्स A y डिवाइडेड बाई एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू विड्थ। इसको याद करने का ट्रिक भी है, जैसे आप ये से वाई क्या कह सकते हैं, से डिवाइडेड बाई आई बी। ठीक है, ऐसे हम इसको याद भी कर सकते हैं। ये आपका शियर स्ट्रेस है, इस आपका शियर फोर्स है, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। y क्या है, y हमारा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अगर ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, सपोज इस पॉइंट पे हमें स्ट्रेस चाहिए, तो ये डिस्टेंस हम y लेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। I क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और B क्या है हमारा, विड्थ ऑफ द सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सेक्शन दिया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है जो कि टेंजेंशियल अप्लाई हो रहा है, उसके करेस्पॉन्डिंग हम शियर फोर्स क्या है, यहाँ पे R है। अगर हम देखना चाहें कि R हमारा P के इक्वल है या नहीं, हमने बताया है हमें क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, y डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, वर्टिकली फोर्स अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। यही होता है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन। वर्टिकल फोर्सेस क्या है, R पॉजिटिव है, P नेगेटिव है, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव। R माइनस P इज इक्वल टू 0 करो तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारा जो शियर फोर्स है दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स P।
ठीक है। तो यहाँ पे जो एस है शियर फोर्स, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वही हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए हो जाएगा। वाई हमने बता दिया डिस्टेंस हो जाएगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बी विड्थ ऑफ द सेक्शन है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर हम अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएं, इंक्रीज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, जो शियर स्ट्रेस है वो डिक्रीज करेगा। अल्टीमेटली हमारा एम यही होता है कि जहाँ पे बॉडी का शियर स्ट्रेस बॉडी में जहाँ मैक्सिमम हो, उसको हमें क्या होता है, रिड्यूस करना होता है। कैसे रिड्यूस करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करके। ठीक है। तो शियर स्ट्रेस आपको समझ में आ गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। जैसे कि हमने डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में देखा, वहां का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, यूनिफॉर्म था। ठीक है। बट यहाँ का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, सपोज ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसके लिए हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा कुछ पैराबोलिक शेप में आता है। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है और इसका मिड पॉइंट भी है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पे जीरो है। यहाँ का शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो है। बॉटम फाइबर पर भी जीरो है, टॉप फाइबर पर भी जीरो है, बट सेंटर पे मैक्सिमम है। यहाँ पे जो बॉडी का जो बॉडी जिस सेक्शन में होगा, अगर उसका क्रॉस सेक्शन जैसा है, सर्कुलर होगा, सर्कुलर के लिए अलग है, ट्रायंगुलर का अलग है, आई सेक्शन का अलग है। ठीक है। तो ये जब हम शियर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे अगर आई सेक्शन का बात करें तो उसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, मतलब सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है। अभी आपको इतना समझना है, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। और इसमें जो साइन कन्वेंशन है वो हम शियर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना रखना है कि इसको टाउ से डिनोट करते हैं, और हमारा फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है, शियर फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है, फॉर्मूला क्या है, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतनी चीजें आपको अभी क्लियर करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्जनल शियर स्ट्रेस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत टॉर्जनल शियर स्ट्रेस नहीं समझ आता है, बट आज आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा कि टॉर्जनल शियर स्ट्रेस क्या होता है। टॉर्जनल शियर स्ट्रेस समझने के लिए हम पहले आपको एक विजुअल एग्जांपल देना चाहते हैं, उसके बाद ही हम फिगर ड्रॉ करके समझेंगे। ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का बॉडी है कोई। ठीक है। हम जब बॉडी के, ये प्लेन है हमारा, सपोज ये रेफरेंस प्लेन है, जब हम इसके नॉर्मल फोर्स लगाए तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ। जब हम टेंजेंशियल फोर्स लगाए, शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ। अब टॉर्जनल स्ट्रेस कैसे होगा, टॉर्जनल स्ट्रेस के लिए ना ही हम इसके एक्स डायरेक्शन में लोड लगाएंगे, ना ही वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, बचा क्या, जेड डायरेक्शन, मीन्स दिस वन। सपोज ये आपका क्या है, एक्स डायरेक्शन है, ये क्या है, वाई डायरेक्शन है, और ये क्या है आपका, जेड डायरेक्शन है। तो जब जेड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये टॉर्जनल स्ट्रेस है, तो टॉर्क के कारण आता है, ड्यू टू टॉर्क। और टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए कपल ऑफ फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज हमने ऐसे कपल ऑफ फोर्सेस लगाया, हमारा बॉडी क्या हुआ, ट्विस्ट हो गया। आप ऐसे इमेजिन करिए, देखिए बॉडी यहाँ पर ट्विस्ट हो रहा है। ये बॉडी हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगुलर होने के कारण क्या है, इसका जो सिमेट्रिसिटी है वो सिमेट्रिक नहीं रहता है ट्विस्ट होने के बाद। ठीक है। इस यही कारण है कि हम सर्कुलर शेप की बॉडी एनालाइज करते हैं, और जनरली एग्जाम में भी सर्कुलर शेप की बॉडी दी जाती है। अब हम सर्कुलर शेप की बॉडी देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सर्कुलर शेप का एक बॉडी है। ठीक है। हमने बॉडी को ऐसे पकड़ा, अभी हमने सपोज फिक्स नहीं किया हुआ, यहाँ पे हिंज्ड है, ये रोटेट कर सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कपल ऑफ फोर्स लगाएंगे। डायरेक्शन आप समझ लिए हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्स कैसे लगाना है। जेड डायरेक्शन में कपल ऑफ फोर्सेस, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स अपोजिट में, ऐसे करके। अब देखिए बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है। बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, बट अगर हम इसको यहाँ पे फिक्स कर लें, उसके बाद हम इसको यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, ये ट्विस्ट करेगा, ट्विस्ट कर जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसे ट्विस्ट होके घूम जाएगा। ठीक है। हल्का सा ट्विस्टिंग आएगी। ट्विस्ट कैसे होगा, जैसे कि ये आप, मेरा हैंड है। ठीक है। हमने क्या किया, जेड डायरेक्शन हमारा यही है, दिस इज जेड डायरेक्शन, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। जेड डायरेक्शन हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। आप देखिए हैंड का डायरेक्शन, ये उंगली हमारी क्या कर रही है, इस डायरेक्शन फोर्स लगा रही है, और थंब हमारा इस डायरेक्शन में, ऐसे हमने फोर्स लगा दिया।
टॉर्क जनरेट हुआ और टॉर्क से क्या हो गया, ट्विस्टिंग। ये हमारा हैंड क्या कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। ये जो ट्विस्टिंग हो रही है, एज ए इंजीनियर हमारा क्या काम है, ये जो ट्विस्टिंग होती है इसी को हमें रजिस्ट करना है, ट्विस्टिंग ना हो मेंबर में। जैसे कि अगर मोमेंट की बात की जाए तो मोमेंट के कारण क्या होता है, बेंडिंग होती है। तो एज इंजीनियर हमारा क्या रोल होता है कि उस बेंडिंग को हमें रजिस्ट कराना होता है, मेंबर हमारा बेंड ना हो। ऐसे ही अगर मेंबर में टॉर्जनल स्ट्रेसेस आ रहा है, उस टॉर्जन के कारण ट्विस्टिंग हो रहा है, उस ट्विस्टिंग को हमें रेजिस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रॉस सेक्शन डिजाइन करना होता है, क्रॉस सेक्शन उसका चेंज करना होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। आपको समझ आ गया कि हम कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जेड डायरेक्शन में, कैसे आपका टॉर्क जनरेट हो रहा है, फिर ट्विस्टिंग हो रहा है। और एक चीज हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बताना चाहते हैं, जैसे मोमेंट और टॉर्क दोनों का क्या होता है, मोमेंट भी आपका फोर्स इंटू लीवर आर्म, टॉर्क भी आपका फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है, मोमेंट आपका क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी है, हमने वाई डायरेक्शन में लोड लगाया, बॉडी हमारी क्या होती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, बट टॉर्क में क्या होता है, जेड डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, बॉडी हमारी रोटेट करती है। ठीक है, वहां पे रोटेशनल इफेक्ट आता है। तो जो रोटेशनल इफेक्ट है वही उसी को हम टॉर्क बोलते हैं, और जो बेंडिंग का इफेक्ट है उसको हम मोमेंट बोलते हैं। मतलब मोमेंट से बेंडिंग, टॉर्क से आपका ट्विस्टिंग। ठीक है, तो टॉर्क में रोटेशन हो रहा है और मोमेंट में रोटेशन नहीं होता है, बॉडी बेंड करती है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। और भी डिफरेंसेस है जो कि हम डिटेल में बात करेंगे तो हम बेंडिंग मोमेंट पढ़ेंगे या टॉर्जन पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ करेंगे उससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि टॉर्जन शियर स्ट्रेस कैसे होता है। सपोज हम ये हमारा बॉडी है, हमने फिक्स कर दिया है। फिक्स इसलिए किया है ताकि हमारा बॉडी में ट्विस्टिंग हो सके। ये हैंड हमारे यहाँ पे फिक्स है तभी तो ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम सर्कुलर शेप लेंगे। सर्कुलर शेप क्यों लेना है वो हमने बता दिया, एक्सिस सिमेट्री की वजह से। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, लोडिंग हम कैसे लगाएंगे, जेड के अलोंग लगाएंगे, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। अगर आपको कपल ऑफ फोर्सेस समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो कार का स्टीयरिंग होता है, आपने कार की स्टीयरिंग देखा होगा, कार ड्राइव किया होगा, हम ऐसे स्टीयरिंग को पकड़ते हैं, एक फोर्स ऐसे लगाते हैं, दूसरा हैंड हमारा ऐसे आता है, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। ठीक है, मतलब एक इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हमारा रोटेशन वहां पे जनरेट होता है, मतलब टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कपल ऑफ फोर्सेस कैसे लगते हैं, मतलब एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, ऐसे करके। इससे क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। बॉडी हमारा फिक्स्ड है तो रोटेट, इसकी टेंडेंसी रोटेट करने की है, बट रोटेट नहीं कर पाएगा फिक्स होने की वजह से, ये ट्विस्ट कर जाएगा। ट्विस्ट कैसे करेगा, इसका एक क्रॉस सेक्शन हम बना लेते हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सपोज हमारा कोई पॉइंट यहाँ पे था, जब बॉडी ट्विस्ट हुई तो घूम गई बॉडी, ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ट्विस्टिंग होने के बाद तो ये ट्विस्टिंग हुई, अगर हम इसका सेंटर से एंगल देखें तो कुछ थीटा एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है। यही जो थीटा होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट। जब हम टॉर्जन इक्वेशन अभी देखेंगे, टॉर्जन इक्वेशन, क्योंकि जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो वहां पे बेंडिंग इक्वेशन देखा था, अब हम टॉर्जन इक्वेशन देखेंगे। टॉर्जन इक्वेशन टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल। ठीक है, टी आपका क्या है, टॉर्क है, जे आपका क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको हम लिख देते हैं एक एक करके, टी आपका टॉर्क, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, आर वही है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहां से ये आपका क्या है, रेडियस आर है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे ये पूरे जो हमारा टॉर्जन शियर स्ट्रेस होगा कहाँ पे होगा, पेरीफेरी पे भी होगा, और डायरेक्शन ऑफ आपका जो फोर्स है, जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका टॉर्जन शियर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे चाहिए, सपोज यहाँ पे चाहिए तो हम आर डिस्टेंस ले लेंगे। आर क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जिस पॉइंट तक चाहिए वहां के लिए आर हो गया। जी आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट।
एंड देन एल आपका क्या है, लेंथ ऑफ द बॉडी है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जब हम टॉर्जन चैप्टर पढ़ेंगे ये आप मान के चलिए 70% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे काम क्या है, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस को स्टडी करना। अब इसके टर्म में हम अगर लिखें टाउ इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाई जे, ये तो होगा। अगर आर को हम जे से डिवाइड कर दें, नीचे भेज दें, तो क्या हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। अब ये जो जे बाई आर है इसको हम लिख सकते हैं जेड पी, जिसको हम पोलर सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, पोलर सेक्शन मॉडुलस, इसको टॉर्जन स्ट्रेस भी कहते हैं। ये यहाँ पे पोलर सेक्शन मॉडुलस हो, ये फिर आपका जे हो, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्विस्टिंग। मतलब जितना ज्यादा आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा बॉडी रेजिस्ट करेगा, क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हमारा काम क्या है, ट्विस्टिंग को रोकना, ट्विस्टिंग ना होने देना। तो ट्विस्टिंग को कैसे रोकेंगे, हमारा जो सेक्शन है उसको, सेक्शन को क्या करेंगे, ऐसा उसका डायमेंशन डिजाइन करेंगे कि उसमें ट्विस्टिंग ना हो सके, रेजिस्टेंस क्रिएट हो सके, ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो सके। ठीक है, जो हमारा अल्टीमेटली मोटिव है। जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो पोलर सेक्शन मॉडुलस हमने समझ लिया, जेडपी को बोलते हैं। अगर आप जे को समझ लें, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है, इसको आई जेड जेड से भी डिनोट करते हैं, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये सब मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस किया जाएगा। आई जेड जेड, आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, वाई के लॉन्ग पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, क्योंकि ये आपका क्या है, सॉलिड बॉडी है। अगर यही हॉलो बॉडी होता तो वहां पे डी नॉट माइनस डी इंटरनल आ जाता है। ठीक है, ये कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4। ठीक है, इसी को हम जे से डिनोट करते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो टॉर्जन में हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आपको यहां से मतलब है। ठीक है, अगर हम टाउ मैक्स की बात करें, टाउ मैक्स कहां पे होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करेंगे। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यहां पे बच्चे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेंटर पे जीरो होता है और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लीनियर है, और पेरीफेरी पे यहां पे स्ट्रेस हमारा क्या है, मैक्सिमम है। सेंटर पे क्या है, यहां पे जीरो है, यहां पे क्या है, मैक्सिमम है। सपोज अगर ये रेडियस आर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे आर पुट करेंगे, या इसको आर मैक्स कह दो। ठीक है, मैक्सिमम रेडियस यहाँ तक की आर मैक्स पुट कर दो। जितना भी टॉर्क लग रहा है टॉर्क की वैल्यू पुट कर दो। टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू रेडियस, ये यहाँ का रेडियस हो जाएगा आर, मल्टीप्लाई करोगे टी इंटू आर करके, टॉर्क आ जाएगा, आर मैक्सिमम पुट करो, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करो, आपको स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका पेरीफेरी पे होता है। जैसे कि ये बॉडी है, शियर स्ट्रेस कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये जो पेरीफेरी है यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमारा जिस डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में हमारा टॉर्जन शियर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं ये सेंटर है, सेंटर में हमारा शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम। और एक चीज बता देते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। जैसे कि ये हमने बात किया सॉलिड बॉडी की, अगर यही बॉडी हमारी क्या होती, हॉलो शेप की होती, अगर यही बॉडी हॉलो शेप की होती तो क्या होता, हॉलो शेप की होता कुछ ऐसा हमें क्रॉस सेक्शन दिखाई देता। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन हमें कुछ ऐसा दिखाई देता, ये क्या है, हॉलो है। यहाँ पे इसमें जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा हॉलो बॉडी में, ये ये जो पॉइंट है, सपोज यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे, और ये आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है।
थोड़ा सा इसको सही से बनाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे तो मैक्सिमम है, बट यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, इस एरिया में जीरो स्ट्रेस है। अब आप ये बताओ कि किस क्रॉस सेक्शन का बॉडी ज्यादा स्ट्रांग होगा, हॉलो क्रॉस सेक्शन का या सॉलिड सेक्शन का? सिर्फ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख के हम बता सकते हैं। अगर आप सॉलिड में देखेंगे सेंटर से जैसे ही आप थोड़ी दूर पे जाएंगे, अगर हम सेंटर से कोई भी रेडियस ले लो, वहां पे आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा, उसकी वैल्यू भले ही कम क्यों ना हो, बट शियर स्ट्रेस रहेगा वहां पे। अगर यहाँ की बात करें, जितना दूर आपका ये हॉलो रहेगा वहां तक कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा। जब स्ट्रेस नहीं होगा, बॉडी का डिफॉर्मेशन क्या होगा, बॉडी का डिफॉर्मेशन कम होगा, ठीक है, बॉडी ट्विस्ट नहीं करेगी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो होलो क्रॉस सेक्शन का बॉडी है, या होलो शेप का जो बॉडी होता है, उसका जो टॉर्जनल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से देख लिए इस एरिया में हमारा स्ट्रेस नहीं है, जीरो है, और यहाँ पे सिर्फ सेंटर पे जीरो है, ठीक है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में आता है कि आपका होलो क्रॉस सेक्शन स्ट्रांग होता है या फिर आपका सॉलिड क्रॉस सेक्शन स्ट्रांग होता है, ठीक है, सॉलिड सेक्शन। तो ये ओवरऑल रहा हमारा शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल शियर स्ट्रेस का। अब एक एग्जांपल और आपको देना चाहेंगे, जैसे कि अभी तो हमने सिर्फ नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई बॉडी है, रेक्टेंगुलर शेप का ही ले लेते हैं, ये इसका सीजी है और न्यूट्रल एक्सिस भी है। इस पॉइंट पे हमने क्या किया, इंक्लाइन एक फोर्स लगा दिया थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे हमने पी फोर्स लगा दिया। अब इस पी फोर्स के कारण यहाँ पे दो फोर्सेस होंगे, अगर इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि इंक्लाइन फोर्स है तो हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक तो आ गया पी कॉस थीटा, इस एंगल के अकॉर्डिंग हमने एंगल लिया हुआ है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये पी कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका पी साइन थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स भी लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस भी दो होंगी, नॉर्मल शियर स्ट्रेस भी होगा और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी होगा। ये कौन सा नेचर बन रहा है, कंबाइंड स्ट्रेस का नेचर बन रहा है। तो आगे चल के जब हम डिटेल में नॉर्मल शियर स्ट्रेस पढ़ लेंगे, शियर स्ट्रेस पढ़ लेंगे, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस पढ़ लेंगे, बेंडिंग शियर स्ट्रेस पढ़ लेंगे, फिर हमारा एक चैप्टर आता है कंबाइंड स्ट्रेसेस का। कंबाइंड स्ट्रेसेस में हम ऐसे क्वेश्चन डील करते हैं कि जहाँ पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी हो रहा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस भी होगा, शियर स्ट्रेस भी होगा, ठीक है। तो वो हम लेटर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया होगा कि ये टॉर्जन क्या होता है, शियर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। फर्दर हम जो वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आफ्टर दैट हुक्स लॉ पे हम आएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, हुक्स लॉ। फिर हम इलास्टिक कांस्टेंट की बात करेंगे, आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट हैं वो हम आगे वीडियो बनाएंगे। और आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि एसएससी जेई अभी उसका नोटिफिकेशन आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। एसएससी जेई और स्टेट जेई के लिए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा विद इन जो भी आपकी डेट है उसके करेस्पॉन्डिंग। भले ही आपका अगर देखा जाए तो आज से 90 डेज का टाइम हो रहा है, अगर मिड नवंबर में एग्जाम कराया जाएगा तो एसएससी जेई की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि लिमिटेड टाइम में सिलेबस तो पूरा करना है, बस थोड़ा सा हमें मेहनत ज़्यादा करनी होगी, हमें ज़्यादा स्टडी करना होगा, ठीक है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो मान के चलो कि आपको 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें अपना स्टडी का टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत ही कम है। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।